24 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं वो सवाल जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गलत बताएं। असल में गलत बताए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तब भी गलत बताएं जब आंसर की जारी हो गई है और अपनी गलती को माने बिना वो यूँ कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है यानी सेकेंडरी बोर्ड है उसने वो गलत दे दिया। वो भी गलत दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने जो आंसर की जारी की है अगर आप उसको स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे और इंटरनेशनल रेफरेंसेस से देखेंगे और इंडिया की स्टैंडर्ड बुक से भी देखेंगे तो अभी वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ वो क्यों सही है, और अगर आपको एविडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ये पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में आया है। अलग ABCD सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं एक को सुन रहा था, जो मतलब बहुत ही अपने बुक्स भी बेच देते हैं, वो बहुत ही मतलब बड़े हैं, और वो ये बोल रहे थे कि व्यक्तित्व में स्थिर कहीं शब्द ही नहीं है। और पता नहीं दो चार उन्होंने बुक्स के नाम भी गिना दिए, ये गिना दिया वो गिना दिया। अब मैं आपको इसका एविडेंस दिखा रहा हूँ, एविडेंस देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, इस अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर, सुन लीजिए देख लीजिए, स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी में अगर स्थिरता नहीं होगी तो विशिष्टता हो ही नहीं सकती। जिसने साइकोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ रखी है और ढंग से पढ़ रखी है, कोई रट्टा मार कर गया तो मैं उसका कुछ कर ही नहीं सकता कि भाई उसने रट्टा मार लिया है और उसने इधर से पेपर मार लिया या कुछ कर लिया, उसका उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसको मनोविज्ञान की थोड़ी सी भी समझ होगी वो अच्छे से जानता है कि व्यक्तित्व में स्थिरता होती है। जो पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर्स हैं वो इसी स्थिरता के आधार पर बने हुए हैं। और भी कई हैं, अगर आप इंटरनेशनल में जाएंगे जहाँ सच में साइकोलॉजी के ढंग से रिसर्च होती है दुनिया में, तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे स्टेबिलिटी और स्थिरता होती ही होती है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका रेफरेंस भी दे दूंगा, और आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि ये रेफरेंस इतना ईजिली अवेलेबल है इंडिया के अंदर, और जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। अगर आप इस क्वेश्चन पे अगर आप वो लगाने वाले हैं, क्या कहते हैं, डाउट लगाने वाले, ऑब्जेक्शन लगाने वाले, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा और सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में इसको गलत नहीं मान सकता। आपको मैं बता दूं, UPSC संघ जो है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज लेता है, वो भी इस रेफरेंस को ही मानता है। अब हम ये आपने व्यक्तित्व का देख लिया। असल में क्या है, गलत बता सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं बता सकता, मैं खुद भी गलत बता देता हूँ कोई का चीज़। देखिए, रट्टे वाली चीज़ अलग है, और अगर आपके सामने आंसर आ गया और फिर भी आप अपने आप को सही समझाने के लिए गलत ही चीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आप खुद समझिए किस तरह के टीचर बनेंगे। अगर आप खुद ही गलत जानते हैं तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मुझे हमेशा से लगता है इंडिया में एक टीचिंग प्रोफेशन बहुत इज्जतदार प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ही गलत पढ़ाया और आप बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो कहाँ से वो इज्जतदार प्रोफेशन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का प्रयोग किया जाता है। इस पे सारे के सारे जितने टॉपर्स हैं, भले ही वो 3 दिन बाद उन्होंने आंसर डाले हों चाहे 4 दिन बाद आंसर डाले हों, सब ने उस रेशियो स्केल आंसर बताया। सब ने शिक्षा मनोविज्ञान में रेशियो स्केल इस्तेमाल होगी। अब आप इनकी समझ आप देख लीजिए। देखिए, मैं आपको पहले स्केल दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है कि ये इस पर बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस ईजिली अवेलेबल नहीं है। आपने हिंदी की किताबें पढ़ी हो तभी आपको मिल सकता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इन स्केल्स को आप समझ जाएंगे और फिर मैं आपको रेफरेंस भी दिखा दूंगा कि इसका रेशियो स्केल आंसर क्यों नहीं होगा, यानी नामित मापनी क्यों है। ठीक है, नॉमिनल स्केल सिर्फ डाटा को कैटेगराइज किया जा सकता है या ग्रेड दी जा सकती है। आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये सब इस ग्रुप में, एक ग्रुप में या B ग्रुप में, C ग्रुप में, आप उनको रैंक नहीं दे सकते। ऑर्डिनल स्केल, आप डाटा को ग्रुप भी दे सकते हैं और रैंक भी कर सकते हैं। इंटरवल स्केल, डाटा को ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसको रैंक भी दे सकते हैं और बराबर से दूरी भी बता सकते हैं कौन सी कितनी दूरी पर है। रेशियो स्केल इन सबसे बेस्ट है। डेटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक्ड, इवनली स्पेस्ड एंड हैज़ ए नेचुरल जीरो, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंस बता देगा स्टूडेंट्स में कि कितना कौन आगे कौन पीछे, भले ही वो दशमलव से आगे हो। अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। CBSE, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। नो मेरिट लिस्ट फॉर CBSE क्लास 12 एग्जाम्स टू अवॉइड अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कि कोई भी मेरिट लिस्ट CBSE
इस साल जारी नहीं करेगा, क्योंकि इससे अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। होता क्या है, सीबीएसई के स्कूल में ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग ए बी सी, तो 85% से ऊपर जितने भी हैं वो ग्रेड ए में माने जाते हैं। तो इस अनहेल्दी कंपटीशन को मिटाना ही शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों में कैसे डिप्रेशन या टेंशन को दूर किया जाए, कैसे उनमें हेल्दी कंपटीशन लाया जाए, ना कि अनहेल्दी। ऐसा ना हो कि 98 वाला इसलिए रो रहा है कि उसकी 98.1 नहीं है, उसके दोस्त की 98.1 आ गए। इसको कंपटीशन कैसे दूर करते हैं? इस कंपटीशन को दूर करते हैं ग्रुप ग्रेडिंग से। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अगर आपको पता हो सीबीएसई में ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी दी जाती है। वो कौन सी स्केल दे सकती है? नॉमिनल। अगर आपने सिर्फ स्केल के बारे में पढ़ा हो तो ही आप नॉर्मल में समझ जाओगे कि ऐसे दे सकते हैं, लेकिन रट्टा मारा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। रट्टा मार मार के अगर साइकोलॉजी याद करी है, पढ़ी है, किताबें लिखी हैं, तो भगवान उन टीचर्स का भला करे और उन स्टूडेंट्स का तो भला अपने आप ही हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कभी भी रेशियो स्केल आंसर आ ही नहीं सकता था। इसको अभी भी बोल रहे हैं वहाँ वो टीचर्स कि ये रेशियो स्केल ही होगा, नॉमिनल स्केल नहीं हो सकता। भैया अगर थोड़ी सी भी समझदारी है तो क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? कम से कम जब आंसर जारी हो गए तो कम चीज़ तो चेक कर ले कि किस तरीके से क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपको इसका रेफरेंस भी चाहिए हो तो मैं रेफरेंस भी आपको इजीली प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका रेफरेंस तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट आपके केस को धज्जियाँ उड़ा देगा। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं बस।